गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए सबसे बिग नोटिफिकेशंस लेकर के आया हूं, खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई को कैसे इफेक्टिव बनाएं, टैक्टिक कैसे बनाएं, एक अच्छे टैक्टिक कैसे डेवलप करें कि जो आंसर राइटिंग है, जो क्वेश्चंस का डिमांड है, उस डिमांड के आधार पर अपने आंसर राइटिंग को प्रेजेंट कर पाए। मेंस की जब हम आंसर राइटिंग लिख रहे होते हैं, जब बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनको देखते हैं, उनके आंसर राइटिंग के पैटर्न को देखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा ही थोड़ा इलॉजिकल होता है, इतना रेशनल नहीं होते हैं। तो हम अपना अप्रोच कैसे बनाएं, क्योंकि जनरली क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे जनरली वो पढ़ रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि अपना आंसर राइटिंग कैसे करें, रैशनल पैटर्न कैसे विकसित करें किसी भी चीज को लेकर के। तो आज का ये जो वीडियो है उन्हीं बच्चों के लिए जो सच में अच्छे खासे अपना प्रिपरेशन, अपना तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और जिनका ड्रीम है कि हमें सच में कमीशंस की जो एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो बीपीएससी हो, उसको क्लियर करना है अच्छे से। तो ये वीडियो खास करके बीपीएससी वाले बच्चे 68 और 69th वाले बच्चों को लेकर के, प्रीलिम्स एंड मेंस को लेकर के, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करते हैं। चलो शुरू करते हैं, खास करके 68 वाले बच्चों और 69th वाले दोनों बच्चों के लिए शुरू करते हैं। तो आइए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। वो बच्चे जो इस बार 68 प्रीलिम्स तो दे चुके हैं और पास भी हो चुके हैं, वो बच्चे जो इस बार 69 प्रीलिम्स देंगे। तो जो मेंस है 68 वाले बच्चों को लेकर के, अब उन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी कर लिया है, उन्होंने प्रीलिम्स पास भी कर लिया है, लेकिन जो हमें क्वेश्चंस का जो डिमांड है, क्या उस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम 68 वाले बच्चों को पहले लेकर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग 69th की ओर बढ़ेंगे। तो खास करके अगर वो बच्चे जिन्होंने 68 प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लिया है और मेंस को लेकर के जो सबसे बड़ी दुविधा है, जो सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर हम आंसर राइटिंग कैसे करें। सबसे बड़ी जो बात मैं ये बताऊं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों के पास जो समस्या होती है, जो सबसे बड़ा जेन्युइन समस्या है कि वो लिख नहीं पाते हैं, या वो जब वो लिख पाते हैं तो जनरली वो करता है क्या है कि एक ही क्वेश्चन से लिखने में उनके मैक्सिमम टाइम जो है, टाइम कंज्यूम है, वो ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप जिस पे हमें 5 मिनट देनी चाहिए, जिस पे हमें 10 मिनट आना चाहिए, जिस पे हमें लगभग 15 मिनट देनी चाहिए, पता चल रहा है जिस पे हमें 8 मिनट देनी चाहिए, पता चल रहा है कि उसको उस आंसर को लिखने में 1 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, कंटेंट नहीं आ रहा है। क्या करे, कैसे आंसर करे, कम समय में कैसे इतने सारे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करे, क्या करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है। अगर आप पास करेंगे और मेंस की तैयारी कर रहे हो, और पहली बात तो ये कि जब आप एग्जाम की तैयारी करो तो कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती है। जेन्युइन आप देखोगे तो मेंस की तैयारी होती है। अगर आप मेंस का जब आप तैयारी करते चलोगे, ठीक है, जैसे सपोज करो कि जब आप हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक समझते चलिए, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक इतिहास में अगर आप देखेंगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहां पढ़ना होता है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। आप यहां भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं, और खास करके जो सबसे बड़ी बात है, आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो क्यों नहीं, जब हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे अपनी तैयारी को ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी मोड पर रखे। क्यों नहीं, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, कब हुआ, कितना दिनों तक चला, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन जब हम सब्जेक्टिविटी के तौर पे सोचे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण है, सवाल करेंगे क्या कारण है। फिर अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, उसके बाद फिर इसका रीजन क्या होता, आखिर इसका कारण क्या था वो भी हम जानेंगे। फिर इसका रिजल्टेंट क्या निकला, परिणाम क्या निकला, अगर असहयोग आंदोलन हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला। फिर समझेंगे जिस कारण से असहयोग आंदोलन हुआ था, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर के हुआ था, क्या ये ऑब्जेक्टिव असहयोग आंदोलन
नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या उस ऑब्जेक्टिव, उस गोल को, उस लक्ष्य को अचीव कर पाया? अगर ये अचीव कर पाया तो आप जब इस तरीके से पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे किस किस एरिया को, भारत के किस किस एरिया में अपना प्रभाव डाला। जैसे अगर मैं बेसिक समझाने की कोशिश करूं तो असहयोग आंदोलन भारत में एक मास मूवमेंट बनकर आएगा। मास मूवमेंट का मतलब है कि बड़े पैमाने पे आंदोलन की शुरुआत करेगा, जन आंदोलन की शुरुआत करेगा। तो क्या भारत के सभी एरिया, कौन कौन से एरिया इस मूवमेंट के इन्फ्लुएंस में था? तो जब आप इस तरीके, देखो पढ़ तो आप रहे हो असहयोग आंदोलन, लेकिन यहां से आपने दो बातें क्लियर कर लिया। एक ऑब्जेक्टिविटी क्या था, मतलब किस उद्देश्य के कारण हुआ था, और जनरली ये कब हुआ था, है ना, इससे ये क्लियर हो जाएगा। और सब्जेक्टिविटी यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके पूरे लॉजिक क्या था। तो जब आप इस तरीके से जब कुछ भी चीज को पढ़ोगे तो यहाँ से आपको पढ़ने की जो बातें होगी वो अच्छे से क्लियर। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेंस की तैयारी से आपका प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो अच्छे खासे हो जाएंगे। वो बच्चे जो जनरली ये करते हैं कि वो मेंस की तो तैयारी नहीं करते, प्रीलिम्स की तैयारी कर बैठते हैं और प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं। अब फिर उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या होता है, वो बच्चे जो प्रीलिम्स की बीपीएससी की तैयारी तो कर रहे होते हैं और खास करके उसमें वो जनरली सबसे बड़ा काम करते हैं कि वो प्रीलिम्स की तैयारी पे ज्यादा फोकस करके प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच के जो समय होते हैं बहुत ही कम पड़ता है, 1-2 मंथ होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब उसी बीच में उनको पूरे के पूरे मेंस की तैयारी करना है और उनकी जो पढ़ने के जो तरीका था वो वन लाइनर था। बेसिक समझते चलना, पढ़ने के जो तरीके थे वो वन लाइनर था। वन लाइनर का मतलब है कि कोई भी घटना कब हुआ या कहां हुआ, ठीक है, तो बस डेट याद रखा है और डेट के साथ साथ उनका एरिया याद रखा है। अब उनकी उस घटनाओं को लेकर के जो अप्रोच होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, उस घटनाओं को लेकर के होना चाहिए, वो नहीं है। अब ये जो पूरे के पूरे हमें जो विकसित करना है 2 मंथ के अंदर में विकसित करना है, तो कैसे संभव हो पाएगा? तो वो बच्चे जो 68 प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर चुके हैं, है ना, और मेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो अपने आंसर को इफेक्टिव, आंसर राइटिंग को इतना इफेक्टिव नहीं बना पा रहे हैं कि मेरा जो आंसर राइटिंग है वो इफेक्टिव नहीं बन पा रहा है। तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, क्वेश्चंस का डिमांड क्या है, सबसे पहले ये समझो। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चंस को देखो तो पहले क्वेश्चंस का डिमांड क्या है आपको ये समझना है। जैसे सपोज करो, बेसिक समझते चलिए कि मैं एक क्वेश्चन लो सिंधु घाटी सभ्यता से, एक क्वेश्चन लो और क्वेश्चन ये है, मान लो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाउन प्लानिंग है, मतलब टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग है आज की सभ्यता, आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन से कितना डिफरेंस है। अगर सवाल ये हो, क्वेश्चंस मान लीजिए टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन आज के मॉडर्न टाउन प्लानिंग से कितना डिफरेंस है ना, हाउ मच डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, तो हमें इस पे फोकस करना है। सपोज करते चलो कि हमें टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी और आज के टाउन प्लानिंग में कितना अंतर है, अगर हमें ये करना हो कितना अंतर है, तो ये एक सिंपल सवाल है। अब यहाँ पे हमें पहले ये देखना है कि हमें डिमांड क्या है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का डिमांड ये है कि टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी क्या पूछा जा रहा है, टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी आज के टाउन प्लानिंग से कितना अंतर कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि जो टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी है वो क्या है, किस पैटर्न पे। अगर हमें यही पता नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, फिर हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे, है ना। और आज के मॉडर्न टाउन प्लानिंग है वो किस पैटर्न पे और कैसे आज के मॉडर्न टाउन प्लानिंग किया जा रहा है, खास करके भारत को लेकर के, है ना। तो क्वेश्चंस को डिमांड समझना, आप क्वेश्चंस का डिमांड तो पहले जब आप सवाल पढ़ेंगे बेसिक समझते, जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये नहीं कि
आंसर राइटिंग, सवाल पढ़े नहीं अच्छे से और डायरेक्ट आंसर राइटिंग करना शुरू कर दिया। फिर पता चला कि जब सवाल को मैंने पढ़ा तो उसको पता चला कि कुछ और डिमांड था और मैंने लिख कुछ और दिया। तो बस बेसिक समझते चलना है और अच्छे से समझते चलना है। अगर आपने सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, सबसे पहला काम क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्वेश्चंस के डिमांड को देखना है। पहले रीड करेंगे और फिर डिमांड को देखेंगे। जैसे डिमांड पता चल गया, अच्छा टाउन प्लानिंग आईवीसी का और आज के टाउन प्लानिंग का अंतर पूछा जा रहा है, तो पता चला अच्छा ये दोनों के बीच के हमें दोनों के बीच की कंपेयर करना है कि आखिर वहां और यहाँ के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ पे ये बातें पता चल गया। अब हमें उसको प्रेजेंट करना है। जब क्वेश्चंस की डिमांड पता हो तब अब ये पता चल चुका है तो हमें टॉपिक भी आप क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जो टाउन प्लानिंग ऑफ आईबीसी था वो पता चला कि ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था। अब ग्रिड पैटर्न क्या होता है ना, इस पे हम लोग पूरे इन डिटेल चर्चा करेंगे जब आप हमसे जुड़ जाएंगे क्लासरूम प्रोग्राम में। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है, तो आप चाहे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं बीपीएससी मेंस को लेकर के और बीपीएससी प्रीलिम्स को 68 मेंस को लेकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। और पूरा मैं इन डिटेल मैं खुद कॉपी चेक करूंगा आपका और इन डिटेल इस पे बात करें कहां पे आप गलती कर रहे हो, क्वेश्चंस के डिमांड क्या है और क्या आप डिमांड के हिसाब से लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो आंसर राइटिंग, तो पूरी चीज पे बात करेंगे। वो बच्चे जो 69 प्रीलिम्स को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका जो बैच टाइमिंग है वो 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, तो 10 से 1 क्लास चलता है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरे इफेक्टिव अपने पढ़ाई को कैसे इफेक्टिव बनाए, मैं वही बच्चों को पर डे मैं हर बच्चों को आंसर राइटिंग देता हूं, पर डे हर क्वेश्चंस को देता हूं कि जिससे बच्चे लिख कर लेकर आए, ठीक है। और मैं उसके आंसर, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपके अंदर में वो जो रैशनलिटी है सब्जेक्टों के प्रति क्वेश्चंस के प्रति वो विकसित नहीं होगा। तो आप ये भी नहीं जान पाओगे कि हमें क्वेश्चंस को कैसे तोड़ना है, तोड़ कर कैसे समझना है, आप ये भी नहीं जान पाओगे। तो इसीलिए पर डे आंसर राइटिंग जब हम बच्चे को क्लासरूम प्रोग्राम में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो A to Z कैसे लिखना है, A to Z एक एक चीज को, हर एक प्रॉब्लम को, डिमांड क्या है क्वेश्चंस का A to Z हम उसको समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमें रीड करना है, स्टडी करने के बाद क्वेश्चंस को रीड कर लिए, पढ़ लिए, तो फिर हमें क्या करना है, डिमांड दिखना है। डिमांड क्या है, जब डिमांड जो होगा उस डिमांड के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट कर दो। अब उस डिमांड के हिसाब से हमें प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखना पड़ेगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो टाउन प्लानिंग वो ग्रिड पैटर्न पे, और ग्रिड पैटर्न के कारण होते क्या थे ना कि जो रास्ते होते थे, जो रोड होते थे एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, मतलब राइट एंगल पे कट करते थे। बेसिक समझते चलना है, कौन से एंगल पे कट करते थे बाबू, राइट एंगल पे कट करते थे। जिसके कारण क्या होता था, जो स्ट्रीट रोड होते थे वो मेन रोड से जुड़े होते थे। और सबसे बड़ी बात, जब स्ट्रीट रोड मेन रोड से जुड़ा हुआ है और जो ग्रिड पैटर्न पे कट करने के कारण जो घर होते थे वो घर के एक वाल स्ट्रीट रोड से जुड़े होते थे। और घर में जो आपको पता होना चाहिए वहां पे टॉयलेट रूम और किचन रूम सब होते थे। तो जो टॉयलेट और किचन रूम के जो वेस्टेज पानी है और जो घर के एक दीवार किससे जुड़ा हुआ है, स्ट्रीट रोड से जुड़ा हुआ है, तो उसके किचन और उसके जो टॉयलेट रूम है उनके गंदे पानी उस दीवार के ड्रेन के माध्यम से स्ट्रीट रोड के ड्रेन में पहुंच जाएगा और वहां से उनके गंदे पानी फिर मेन स्ट्रीट ड्रेन से मेन रोड में चली जाएगी। तो कहने का लॉजिक ये था, मैं ये समझा रहा हूं कि यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग है ग्रिड पैटर्न के कारण राइट एंगल होते थे, राइट एंगल के कारण ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था। और यहाँ पे स्ट्रीट रोड एंड मेन रोड सभी पाएगा। हम एक एक करके जब आप पढ़ोगे तो सभी कुछ टाउन प्लानिंग जब आप इंडस वैली हमसे जब एक बार पढ़ लोगे तो आई होप कि आपको कभी दोबारा पढ़ने की, इतने हम रैशनल पैटर्न पे पढ़ाते हैं कि आपको न रटने की आवश्यकता पड़ेगा और नहीं कभी दोबारा पढ़ने की, इतने अच्छे से हम पढ़ाते हैं हर एक आर्टिफैक्ट्स को बारे में कि हमें किस आर्टिफैक्ट्स को किस तरीके से समझना चाहिए। जैसे पशुपतिनाथ सिल्स मिला है, जैसे यूनिकॉर्न सिल्स मिले, तो जो भी चीजें हमें कैसे समझना चाहिए, पढ़ने के जो आइडिया है वो कैसे डेवलप करना चाहिए, तो मैं सब कुछ आपको क्लासरूम प्रोग्राम में तो बात करते ही रहेंगे। और खासकर मैं यूट्यूब पे भी आपसे हमेशा डेली मिलता रहूंगा जहां पे एक एक चीज हम लोग समझते रहेंगे बीपीएससी को लेकर के, ठीक है। तो ग्रिड पैटर्न पे था, फिर यहाँ पे राइट एंगल पे कट होते थे, स्ट्रीट रोड एंड मेन रोड पे मिला है। जितने भी रोड थे, जो भी ड्रेनेज जो सबसे बेस्ट है वहां का, तो ड्रेनेज मिले और ड्रेनेज जो होते थे पूरे के पूरे कवर्ड होते थे। तो ये समझना है
और जो स्ट्रीट रोड होते थे वो दो चीज के काम आते थे, एक तो ड्रेनेज के भी काम आ रहे हैं, एक वाटर सप्लाई चैनल के भी काम आ रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आ रहे हैं। अब ये सब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बेसिक समझिए कि यहाँ के टाउन प्लानिंग में ऐसे थे। और जनरली होता क्या था कि यहाँ पे जो स्ट्रीट रोड होते थे, जो ड्रेनेज होते थे, जो सबसे बड़ी बात है, जो ड्रेनेज होते थे वो कवर होते थे, वो ढके होते थे, स्टोन स्लैब से ढके होते थे। सर्टेन डिस्टेंस पे इंटरवॉल चैम्बर बना हुआ था, एक इंटरवॉल था जहां से हम अगर पानी अगर अच्छे से पास नहीं हो रहा है तो फिर उसको क्लीन भी किए जाते थे। तो कहने की लॉजिक ये है कि इस तरीके से यहाँ पे पूरे के पूरे टाउन प्लानिंग किया गया था। अगर हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को समझते हैं तो पहले यहाँ पे होते क्या थे कि ये पूरे के पूरे पैटर्न है, और यहाँ पे होते क्या थे, जो सबसे बड़ी मैं बात बता दूं तो पहले वो लोग रोड बनाते थे, रोड के बाद ड्रेनेज बनाते थे, तब घर बनाते थे, उसी रोड फिर ड्रेनेज, उसके बाद वो घर बनाते थे, उसी पैटर्न पे वो घर को यहीं पे क्या करते थे, बनाते थे। तो उससे ये सबसे बड़ी बात ये होते थे कि जो ड्रेनेज की समस्या है, जो रास्ते की समस्या है, वो समाप्त हो जाता था। आज की जो टाउन प्लानिंग है और पूरे के पूरे जो ड्रेनेज होते थे सिंधु घाटी को ढके होते थे, तो इससे सबसे बड़ी फायदा ये होते थे कि जो आप सोचो आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ड्रेन ढके होते थे। मतलब वहां के लोग ये तो जानते थे कि हेल्थ और सैनिटाइजेशन, कोरोना को लेकर हमने देखा कि सैनिटाइजेशन पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो, इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ। और इंडस में मैं आपको सबसे बड़ी बात ये कह दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के आज भी जो मोहनजोदारो में खास करके जो ड्रेन नाले आज भी जो बचा हुआ है, वो नाले आज भी काम कर रहा है। अभी जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान में जब बाढ़ आया था तो ये नाले आज भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, नाले से आज भी पानी प्रॉपर वो पासेज मतलब पास हो रहे हैं, आज भी प्रॉपर काम कर। सोचो आज से 5000 साल पहले जो टाउन प्लानिंग हुआ था आज भी काम कर रहा है वो टाउन प्लानिंग के ड्रेनेज। और ड्रेनेज पूरे ढके होते थे, नाले पूरे कवर होते थे, स्टोन स्लैब से ढके गए होते थे। आज के टाउन प्लानिंग में देखोगे तो इस तरीके से टाउन प्लानिंग नहीं दिखेंगे। आज देखोगे तो कहीं पे नाले ढके हुए, कहीं पे नाले नहीं ढके हुए, बहुत सारे बच्चे नाले में ही गिर जाते हैं। अगर आप देखोगे वर्षा हो रहा है तो वाटर लॉगिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जल जमाव हो जाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। ठीक है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा ना, पहले अगर आप इस टाइप के सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है और ये क्या है। अगर आप ये दोनों नहीं जाने हो तो कभी ऐसे सवाल नहीं लिख पाए। तो पहले तो क्वेश्चंस के डिमांड को समझो, ये नहीं कि गए और क्वेश्चंस लिखना, आंसर राइटिंग शुरू कर दिए। तो जब भी कोई भी बच्चे जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक नहीं 2 बार पढ़ो, 2 नहीं 3 बार पढ़ो, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ो। जब समझ जाओगे कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या, तभी आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे जब ड्रेनेज ढका हुआ है तो इससे तो ये पता चलता है ना कि यहाँ के लोग हेल्थ और सैनिटाइजेशन पे कितना ध्यान दे रहे होंगे। और आज के जिसको हम सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, आज के आधुनिक सभ्यता, आज के टाउन प्लानिंग में देख लो, खास करके जब अगर आप इंडिया में हो तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो ड्रेनेज है। मैं सिटीज की बात करूँ, शहरों की बात करूँ तो वहां पे ड्रेनेज खुले होते हैं। आप देखोगे पूरे के पूरे ड्रेनेज अनकवर्ड होते हैं। जब वाटर की जब अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अगर मैं रेन की बात करूं, वर्षा के समय की बात करूं, तो पूरे के पूरे पानी नाले से बाहर निकल रहे होते हैं। तो हेल्थ और सैनिटाइजेशन को लेकर के आज की व्यवस्था देख लो और सिंधु घाटी की सभ्यता की व्यवस्था देख लो, कितना फोकस करते थे वो लोग हेल्थ और सैनिटाइजेशन को लेकर के। तो हमें अगर आप इस टाइप से कर रहे हो, पैटर्न को डेवलप करो, क्वेश्चन को समझो, जब आप ये इस टाइप से आप करोगे तो इससे आपको ये फायदा होगा कि जो क्वेश्चंस का जो डिमांड है और क्वेश्चंस की जो बीपीएससी ने जो आपसे पूछा है, आप इसी तरीके से आंसर राइटिंग कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से जाओगे, और इससे फायदा ये होगा कि आपका जो आंसर राइटिंग है वो रेशनल पैटर्न पे डेवलप हो जाएगा। ऑटोमेटिक वो कौन से पैटर्न पे आ जाएंगे बाबू, रेशनल पैटर्न पे आ जाएगा। क्या होता है रेशनल पैटर्न, कि मतलब आप जो आंसर राइटिंग लिख रहे हो वो बहुत तार्किक हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या गलत है और क्या सही है, ये समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे लिखना चाहिए, ये बिल्कुल आपको आइडिया आ जाएगा। नहीं, हमें क्वेश्चंस के डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना है। तो इससे आपको एक बेनिफिट होगा कि क्वेश्चंस आप पढ़ पा रहे हैं, दूसरे टाइम में डिमांड क्या है वो देख पा रहे हैं, और जब ये देख पाए तो तीसरे टाइम में आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसे प्रस्तुत कर पा रहे हैं, और चौथे टाइम में आपका ये होगा कि आपके आंसर राइटिंग बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही रैशनल होगा, और आपके जो डिमांड है उसके हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन होगा। तो अगर आप अपने आंसर राइटिंग को सच में
इस तरीके से रैशनल पैटर्न पे आना चाहते हो कि नहीं मेरा जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही तार्किक हो, अच्छा हो, तार्किक हो, जहां पे ये समझ में आए, जब हमारे एग्जामिनर जब मेरा कॉपी चेक कर रहा हो तो उनको समझ में आया हाँ ये बच्चा में क्वालिटी है। और आप इस तरीके से जब आप पढ़ोगे किसी भी क्वेश्चंस के प्रति, किसी भी कंसेप्ट के प्रति, या किसी भी ऐसे चीजें जब आप पढ़ोगे सोशल इशू को लेकर के, पॉलिटिकल इशू को लेकर के, इकोनॉमिक इशू को लेकर के, जब आप इस तरीके से बातें या क्वेश्चंस को देखकर जब इस तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे तो आपका आंसर राइटिंग ऑटोमेटिक रैशनल होगा। और साथ ही साथ आपके अंदर में भी, ये नहीं कि आपके साथ क्या होगा, तो आपके अंदर में भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जन्म होगा, एक कहते हैं ना बौद्धिक गुण, ये भी आपके अंदर में इनका भी जन्म होगा। कहने की लॉजिक आप बेसिक समझते चलना। अगर आप इस चीज को क्वेश्चंस का पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं आप रीड कर पा रहे हो कि क्वेश्चंस क्या है, रीड की, फिर आपने डिमांड देखा कि क्वेश्चन मांग का क्या रहा है हमसे, कि हम क्या प्रस्तुत करें, है ना। जब आपने ये देखा फिर आप इसको प्रस्तुत, जब आपको डिमांड पता चल गया तो आपने प्रेजेंट किया, और जब ये सब किए तो आपके अंदर में रैशनल पैटर्न, आपके आंसर राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा रैशनल हो जाएगा, मतलब तार्किक हो जाएगा। और जब वो तार्किक हो जाएंगे तो तभी संभव है जब आप इतने सारे तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग को लिख रहे होंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं बीपीएससी को लेकर के, बहुत सारे बच्चे, लेकिन उनके आंसर राइटिंग इतना परफेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इसीलिए छट जाते हैं ना, मेंस क्यों नहीं हो पाता। मेंस ना होने के पीछे कारण है कि उन्होंने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा पकड़ होता है लेकिन मेंस नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो लिखने की कैपेसिटी है, आंसर राइटिंग को प्रेजेंट करने की जो कैपेसिटी है वही अच्छा नहीं। क्वेश्चंस की डिमांड क्या है और ये क्या कर रहे हैं, वो अच्छे से दे नहीं पा रहे। दूसरी बात है क्वेश्चंस आंसर राइटिंग जो कर भी रहा है उसके आंसर राइटिंग इतना रैशनल्स नहीं है। और बीपीएससी को तार्किक चाहिए, बीपीएससी को विद्वानता वाले जो बोलते हैं ना वो नहीं, उनको तार्किक आंसर राइटिंग, रैशनल्स आंसर राइटिंग चाहिए। अगर आपके आंसर राइटिंग तार्किक नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो रेस है उस रेस से आप बाहर आ जाओगे। आप एक बात सुनो ना, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब समय की शुरुआत हुआ, बेसिक समझते चलिए, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, तो हम भी एक सर्वाइवल रेस में थे ना। ह्यूमन बीइंग भी एक सर्वाइवल रेस में था, हम भी एक सर्वाइवल फेज में थे और द ग्रेट ह्यूमन रेस का पार्ट थे कि हाउ टू सर्वाइव। हमारे क्लाइमेट क्या था, हमारे इन्वायरमेंट क्या था, हम सब कुछ देख पा रहे थे। और तब जाकर हमारे पूर्वजों ने इतने सारे स्ट्रगल के बाद तब जाकर एक मॉडर्न सिविलाइजेशन, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन और मॉडर्न, आज हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर बढ़ पाए। तो हमें ये बेसिक अपनी बातों को समझना पड़ेगा। आपको भी अपने आंसर राइटिंग डेली, आप इस बार मेंस की एग्जाम दे रहे हो और आप ये करना चाहते हो कि मेरा आंसर राइटिंग तार्किक कैसे हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। और अगर आप इस तरीके से तैयारी कर पाओ, डेली आप कोशिश कीजिए कि आंसर राइटिंग करना है, डेली आप कोशिश कीजिए कि हमें कुछ ना कुछ लिखना है और अच्छे से लिखना है। जब आप ये कर पा रहे होंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर में एक प्रबुद्ध शक्ति है जिसको बोलते हैं एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपके अंदर में आएगा, ऑटोमेटिक आएगा और आपको बड़ा अच्छा फील होगा कि हम इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, हम हर टॉपिक पे एक अच्छा को सोच पा रहे हैं। तो इससे आपके आंसर राइटिंग तार्किक भी होगा और लगेगा कि हाँ किसी बौद्धिक लोगों ने, किसी बौद्धिक बच्चों ने इतने अच्छे आंसर राइटिंग किए कि ये बच्चे का सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। और मेंस वाले जो सर होंगे, जो आपके कॉपी चेक कर रहे होंगे, एग्जामिनर होंगे, वो सोचेगा नहीं नहीं नहीं, इन बच्चों को प्रमोट किया जाए, इन बच्चों को, इनके जो आंसर राइटिंग बहुत मस्त है और ये ऐसे बच्चे ब्यूरोक्रेट बनना चाहिए। तो मेरा कहने का लॉजिक है कि आप अपने आप को, जो आंसर राइटिंग की जो प्रक्रिया है, इस तरीके से डेवलप कीजिए। जब तक आप इस तरीके से डेवलप नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। आप चाहे जितना भी तैयारी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको इस तरीके से अपने पूरे पैटर्न को डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर आपको आंसर राइटिंग में दिखते आ रहा है, आपके आंसर राइटिंग रैशनल्स नहीं हो पा रहे हैं बीपीएससी में, क्या करे नहीं करे, तो टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। 68 जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए और मेंस को लेकर के ये है कैसे तैयारी करें, तो आप मेरे संस्थान से जुड़ सकते हैं। ठीक है, निष्ठा जो आईएएस, और मेरे यहाँ पे जनरली मैं बता दूं तो बहुत सारे कुछ जो ये जो ब्रांचेज है जहाँ पे हर कुछ पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, पूरे ह्यूमैनिटीज पेपर का ही पूरे रिसर्च बेस है, तो आप ये समझ सकते हैं हर कुछ पढ़ाए जाते हैं। आईएएस
बीपीएससी, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है निष्ठा बीपीएससी करके, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे और वहां से आप उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप पटना में हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा जो क्लास का जो टाइमिंग है 10 से 1 है। अगर आप चाहते हो हमसे जुड़ना और चाहते हो कि आपका आंसर राइटिंग अच्छा हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 10 से 1 मेरा बेस्ट टाइमिंग है। तो आई होप कि आपको मेंस की बातें समझ में आ गया होगा। मैं आपको अच्छे से A to Z बताऊंगा पूरे इंट्रैक्शंस की कि हमें कैसे प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, कैसे लिखो। आप आकर आप हमसे डेमो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे बात कर लें 69th बीपीएससी वाले बच्चों को लेकर बात कर ले। जो बच्चे 69th की बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या करें। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करे तो वो बच्चे क्या करें, उनकी तैयारी कितना इफेक्टिव हो, अपने आप को कैसे। तो मैं यहां पे एक बात आपको कहना चाहता हूं, एक बात आप बेसिक याद रखना। चॉइस ऑफ मीन्स डिसाइड चॉइस ऑफ एंड्स। एंड्स का मतलब होता है लक्ष्य। अगर आप चाहते हो ना कि मेरा प्रीलिम्स हो जाए, मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, मतलब जो हमने सोचा है वो हमें मिल जाए, तो आप बस बेसिक आपको एक ही काम करना है, आपका जो मीन्स है वो इस लक्ष्य के जैसा होना चाहिए। कहने के लिए जो लक्ष्य है, जो आपने गोल को सेट किया है ना, ठीक है, तो उसी गोल के हिसाब से आपका जो साधन है ना वही होना चाहिए। मतलब पता चला हमें निकालना है प्रीलिम्स है और साधन कुछ और है और साध्य कुछ और है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर वो बच्चे जो सच में जेनून है और जिनको प्रीलिम्स निकालना है तो सबसे पहली बात आपका जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज है, खास करके जो डिमांड है प्रीलिम्स को लेकर के, तो वो तो देखना ही है। उस किताब को, उस मटेरियल्स को, उस नोट्स को हमें करना है। दूसरी बात है, जब आप ये करोगे तो आपका एम्स पक्का होगा। मतलब मान लो जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स करना है और पता चला कि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर दिया और पता चल रहा है कि भाई साहब करना तो था बीपीएससी और जा रहे हैं जिम, है ना, जा रहे हैं बड़ी सॉडी बनाने, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमें मेंटल डाइट पे फोकस करना है ना कि हमें फिजिकल डाइट हमें इतना होना चाहिए कि हमें एक एनर्जी मेरा बरकरार रहे, पढ़ाई कंटिन्यू चलता रहे। तो हमें इस तरीके से ये बातें करनी है। तो कहने के लॉजिक, अगर वो बच्चे जो 69th की तैयारी कर रहे हो तो चॉइस ऑफ मीन्स का मतलब ये हो कि हमें साधन क्या मिलेगा। तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपकी तैयारी को लेकर के चॉइस ऑफ मीन्स, जो रिसोर्सेज है, जो मटेरियल्स है, वो पूरे अच्छे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मटेरियल्स में क्या क्या मिलेगा जिससे आपको प्रीलिम्स को लेकर कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मटेरियल के तौर पे आपको जो मिलेंगे, पहला तो आपको डीपीपी मिलेगा। डीपीपी मतलब होता है कि जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब क्लास करेंगे, तो जो कंटेंट आपने पढ़ा है, जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री पर 1857 के रिवोल्ट को पढ़ा है, तो जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आखिर हम कैसे, अब कंटेंट हमने आज इतना पढ़ा, ठीक है, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, कितने कारण थे, हमने इतना पढ़ा, ठीक है। तो उस कारण से रिलेटेड आपको पर डे जितने सवाल हो, क्वेश्चंस अगर 10 आए तो 10, 20 आए तो 20, पर डे आपको डीपीपी मिलेगा। इससे फायदा ये होगा कि जिस कंटेंट को आपने पढ़ा है क्लासरूम में, उसको रूम पे जाकर के उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी को बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। हमें डेली हमें क्या करना है, अपने जो मतलब प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और आज जो कंटेंट पढ़ा क्या उससे हम ये कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेली आपको मिलेगा, जिसको बोले डीपीपी या डीपीएस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, तो उसके बाद जो मिलेंगे कंसेप्चुअल प्रैक्टिस सेट। जब आप 1857 रिवोल्ट जब आप पूरे पढ़ लोगे तो डीपीपी तो डेली मिलेगा, कंटेंट के हिसाब से डेली होंगे, है ना। और उसके बाद जब ये पूरे के पूरे डीपी मतलब 1857 के रिवोल्ट अगर समाप्त हो गया, ठीक है, बेसिक समझते चलना, अगर वो समाप्त हो गया तो उसके पूरे समाप्त होने के बाद जितने डीपीपी आप बनाए हो वो पूरी को लेकर के और चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको एक कंसेप्चुअल प्रैक्टिस है, जिसमें आपको बीपीएससी के जैसे जो पैटर्न होता है, जो बीपीएससी में जैसे जिस हार्ड लेवल से सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे कंसेप्चुअल जब आप बनाओगे तो लगेगा हाँ कि हमें इस सेट को बना रहे हैं,
मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एक सीपीएस मिलेगा पूरे कंसेप्चुअल प्रैक्टिस से, मतलब आपने जितना पढ़ा है ना वो सबके कंसेप्ट निचोड़ आपको स्टेटमेंट हो, हर प्रकार के क्वेश्चन, असर्शंस, रीजन सब दिए जाएंगे। ठीक है, कि आपका एक कंसेप्ट पूरा बन जाए। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे सीपीएस के बाद एक टेस्ट सीरीज जो होंगे, आपका टेस्ट सीरीज हमेशा चलेगा। ठीक है, तो ये तो टेस्ट सीरीज तो चलेगा ही चलेगा, है ना, जो आपके बीपीएससी को और प्रीलिम्स को लेकर के आपको बूस्ट करे। उसके बाद ये तो आपका हो गया कि चलो भाई ये तो क्वेश्चंस वगैरह को लेकर बीपीपी, डीपीएस, सीपीएस, ये और मटेरियल में जो हम घर पे जाकर पढ़े, तो एक तो आपको क्लास नोट्स रहेंगे जो आपके क्लास में पढ़ाए जाएंगे, और क्लास नोट्स के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है जो आपको मिलेगा, क्लास नोट्स तो होंगे होंगे, उनके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो आपको मिलेंगे जिसको बोलते हैं बुकलेट, बीपीएससी को लेके कंप्लीट बुकलेट और पीडीएफ, ये दोनों आपको मिलेंगे। तो एक बुकलेट भी मिल जाएगा, कंप्लीट बुकलेट, और साथ साथ पीडीएफ। अगर आप इतनी सारी चीज कर पा रहे हो तो कभी दिक्कत ही नहीं होगा। आई होप कि आपका प्रीलिम्स अच्छे से हो जाएगा अगर आप इसको अगर अच्छे से कर पा रहे हो तो। मैं यही बता रहा हूं, अगर आपको 69 प्रीलिम्स करना है तो आपके मीन्स को डिसाइड करना पड़ेगा, अपने संसाधन को डिसाइड करना होगा, और ये आपके संसाधन है। तो बताओ जब आप इतने सारे कुछ करोगे तो ऑटोमेटिक आपका एंड्स मतलब बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। तो कहने की लॉजिक है कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। तो अगर आप चाहते हो हमसे मिलना और मेरे संस्थान से जुड़ना, ठीक है, तो आप हमसे 10 से 1, वैसे मेरे ऑफिस खुले होते हैं, आप सुबह 8 बजे से लेकर के आप देख शाम में 8 बजे तक खुले होते हैं, तो आप हमसे वहां तो मिल ही सकते हो। साथ ही साथ अगर बैच टाइमिंग में अगर आप आना चाहते हो तो 10 से 1 आप हमसे मिल सकते हैं। तो आई होप आपको सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि जो चॉइस ऑफ मीन्स है वही डिसाइड करता है चॉइस ऑफ एंड्स को। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं रास्ते पे हो। अगर आप रास्ते पे हो तो फिर रास्ते पे ही रह जाओगे। अपने तैयारी को अगर आप चाहते हो कि पूरा रैशनल्स बनाए तो अपने सोच को रास्ते वाले सोच को मत रखो, भीड़ तंत्र वाले सोच को मत रखो। अगर आपका सोच रास्ते का होगा तो फिर रास्ते पे रह जाओगे। इस बात को हमेशा याद रखना। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।